इस देश में लंबे समय से ये व्यवस्था रही है कि आज के कमजोर, पिछड़े, दबे, कुचले लोग आगे बढ़ के बराबर न होने पाए। तभी इस देश में गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव युधिष्ठिर पढ़ते थे। एकलव्य को नहीं पढ़ाया, फिर भी होशियार हो गया, तो गुरु जी ने उसका दाहिना अंगूठा कटवा लिया। देखिए, यूजिक लेके जो मैंने किया है, बताया है, वो हम करेंगे। हम चाहेंगे किसी के साथ भेदभाव हो, लेकिन जिनके साथ सदियों से भेदभाव हुआ उनको सहारा देके बराबर लाया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी जी। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, यूजीसी के नए नीतियों को लेकर विपक्ष और आम जनता दोनों सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको खामी कहाँ लगती है इसमें? देखिए, ऐसा है, ये जो यूजीसी ने फैसला किया है और ख़ासतौर जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज, वहाँ जो भेदभाव होता है, सामाजिक भेदभाव, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, इश्यू को लेकर उसने एक एडवाइजरी जारी किया है। जारी कर दिया या जारी कराया गया मैं नहीं जानता, ये आरोप तो है। दूसरे फिर जाके कोर्ट से स्टे ले लिया। तो हमारा सीधा है काम कहना है कि बीजेपी ने जारी भी कराया और बीजेपी ने ही कोर्ट सहारा लेके स्टे करा दिया, तो फायदा नहीं हुआ, खाली बीजेपी को और चाहिए। लेकिन जहाँ तक यूजीसी जो फैसला किया है, जो एडवाइजरी जारी किया है, अब तक इस देश में सामाजिक भेदभाव माना जाता था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ, लेकिन यूजीसी ने जारी किया है वो ओबीसी के लिए भी किया है कि भारत में अन्य पिछड़े वर्ग के साथ भी भेदभाव होता है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे भेदभाव चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ हो, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के साथ हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपको लगता है कि सरकार जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ शिक्षा में केंद्रीकरण की राजनीति कर रही है? नहीं, केंद्रीकरण नहीं, हम तो कह रहे हैं साहब भेदभाव। इस देश में लंबे समय से ये व्यवस्था रही है कि आज के कमज़ोर, पिछड़े, दबे, कुचले लोग आगे बढ़ के बराबर न होने पाएँ। तभी इस देश में गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव युधिष्ठिर पढ़ते थे। एकलव्य को नहीं पढ़ाया, फिर भी होशियार हो गया, तो गुरु जी ने उसका दाहिना अंगूठा कटवा लिया। तो ये हमारा देश है जिसमें हम नाच करते हैं कि सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा। हमारी प्राचीन सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जिसमें इस देश में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो आज देश बदला है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान लागू हुआ है, इससे इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, अच्छी बात है। लेकिन समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, उसे भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिलने लगे, ये हमारा संविधान कहता है। लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, या यूँ कहे कि अखिलेश यादव या पूरा समाजवादी पार्टी ही रोजगार की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा है, लेकिन वैकल्पिक नीति की अगर बात की जाए तो 27 में अगर आपकी सरकार बनती है, क्योंकि आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार पीडीए की सरकार बनने वाली है, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग विद्यार्थियों के लिए, और ये यूजीसी को लेकर क्या कुछ रहेगा आप लोगों की तरफ से? देखिए, यूजीसी लेके जो मैंने किया है, बताया है, वो हम करेंगे। हम चाहेंगे कि किसी के साथ भेदभाव न हो, लेकिन जिनके साथ सदियों से भेदभाव हुआ है उनको सहारा देके बराबर लाया जाए, तो अलग से कुछ करना पड़ेगा। और संविधान कहता भी है, इसीलिए यूजीसी ने फैसला किया है, हम उसके पक्ष में हैं। दूसरी बात, हमारे नेता क्या बोलते हैं उसको हम जानते हैं। इस देश में ऐसी सरकार बननी चाहिए, प्रदेश में या पूरे देश में, जिसमें हर जाति, हर धर्म भला हो। किसी धर्म को बढ़ाना, किसी धर्म घटाना, ये सरकार काम नहीं है। सरकार के संबंध में न्यूट्रल रहना चाहिए, बल्कि निरपेक्ष रहना चाहिए। किसी धर्म को मानना, पूजा करना, ये हमारा व्यक्तिगत काम है, ये सरकार काम नहीं है। लेकिन सरकार इस देश में उन सरकारी स्कूलों को तोड़ रही है जिसमें दलित समाज के लोग, बच्चे पढ़ते थे, अब तो नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं। मिड डे मील सारे स्कूल नहीं चल पाएगा, अगर अच्छी पढ़ाई होगी तब चल पाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि भारत में बदलाव होना चाहिए, जिसमें इस देश में समान शिक्षा, क्या बोलते हैं कि दो तरह के स्कूल ना हो कि कुछ प्राइवेट हो, कुछ सरकारी हो, बल्कि वन नेशन वन एजुकेशन, समान शिक्षा हो, जिसमें अगड़े भी पढ़ें, पिछड़े भी पढ़ें, और एक तरह पढ़ाई हो, अलग अलग किताब ना हो, एक तरह किताब हो, तब देश एकजुट होगा। आपने बात की जाति धर्म की बात की, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, ऐसे में एक समाजवादी पार्टी के नेता बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, यदुनंदन लाल
वर्मा जो कि हरदोई के रहने वाले हैं, उन्होंने माता सीता और भगवान राम को लेकर टिप्पणी करी है, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी का काम ही यही है, वो लोग धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। आपको लगता है कि पार्टी से जोड़कर उन्हें देखना चाहिए, या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने टिप्पणी करी है ये सही था? देखिए, मैं टिप्पणी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा हमें सारे धर्मों का सम्मान करते हुए व्यक्तिगत तौर पे हम कोई धर्म माने न माने ये हमारा अपना विषय है, लेकिन हम किसी को खंडन करें, किसी घटाएं, किसी बढ़ाएं, ये हमारा काम नहीं है। तुष्टीकरण का आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगातार आप लोगों पर लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? तुष्टीकरण किसके लिए? जो दबे हैं, कुचले हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, निश्चित तौर पे हम उनका पक्ष लेंगे। वो कैसे आगे बढ़ें? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया बिगड़ा है, उसे बनाना है। तो जब तक कमज़ोर, लाचार, पिछड़े लोगों को, पिछड़े और पिछाड़े के लोगों को सहारा देके बराबर नहीं लाया जाएगा, तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उनका पक्ष लेना है। महिला आरक्षण की बात को लेकर भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सदन में भी गरमाया देखने को मिला। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए महिलाओं के? नहीं, पहली बात तो यह है कि साफ नियत होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर महिलाएं इस देश में आधी हैं तो उन्हें अधिकार है, लेकिन सिर्फ आधी नहीं, खाली महिला नहीं, बल्कि महिलाओं में भी जातियां हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनमें हैं। तो निश्चित तौर पे हमारी मांग है कि जो आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति का है वो तो है, महिलाओं का आरक्षण भी रहेगा, और अगर 33% में आरक्षण अलग से देना है तो देना चाहिए, लेकिन उसमें भी जो पिछड़ा समाज है उसे भी उसके कोटे के आरक्षण होना चाहिए। यानी आप ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आपको लग रहा है सरकार इस मांग को पूरी करेगी? 33 में ओबीसी भी है, उसका भी अलग कोटा होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति का तो पहले से है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग का भी उस 33% में उसका कोटा दिया जाना चाहिए। वास्तविक में महिलाओं के सशक्तिकरण में इसका लाभ मिलेगा इस बिल का, जिसके आप लोग महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि वाकई, क्योंकि सरकार ने तमाम दावे किए थे सत्ता में आने से पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम नारे दिए गए थे, धरातल पर आप ही लोग कहते हैं कि तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिल रही हैं? हाँ, देखिए, असल में भारत पुरुष प्रधान देश है, बेईमानी होती है, लोग बेईमानी करते हैं, और उसके साथ साथ मैंने बताया कि भारत में जातियां हैं, जातियों का आधार बेईमानी होती है। बेईमानी नहीं होनी चाहिए, न पुरुष बनाम महिला और न जाति बनाम जाति। तो निश्चित तौर पर अगर साफ नियत हो तो वही फार्मूला होना है, वही फार्मूला ठीक होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आप कह रहे हैं पुरुष प्रधान भारत हमारा देश है, आप ही लोग कहते हैं कि महिलाओं को बराबर का दर्जा देना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। भाई, आज़ादी मिले लंबा टाइम हुआ, अब तक तो बराबर हो जाना चाहिए था, बराबर क्यों नहीं हुआ? सपा में हम हैं, सपा तो आज आई है, बाद में आई है, लेकिन देश में जिन लोगों ने राजपाट किया उन्हें ध्यान देना चाहिए था, नहीं ध्यान दिया, कोई बात नहीं, अब से सही। फिर से इस देश में महिलाएं जितना हैं, अगर 33% में दलित पिछड़ों का भी आरक्षण हो जाए, जो पिछड़ी महिलाएं हैं, तो निश्चित तौर पर हम तो स्वागत करेंगे। एक पोस्टर इस समय चर्चा का विषय है, पोस्टर वॉर चल रहा है धुरंधर फिल्म के रिलीज़ के बाद। धुरंधर, धुआंधर राज और छछूंदर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोगों की तरफ से और बीजेपी के भी कुछ लोगों की तरफ से। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों इमेज और प्रोपेगेंडा के बिहाफ पर राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? ये कांग्रेस नहीं कहा होगा, कांग्रेस किसी नेता ने कहा होगा, एक नेता ने कहा होगा, कांग्रेस ने नहीं कहा होगा, पार्टी है धोल। तो निश्चित तौर पे उसको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, समझ से देना चाहिए। समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है, आगे भी करती रहेगी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को नेता ऐसा गलत बयान नहीं करेगा। आगे 27 के चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीतियाँ होंगी, क्योंकि एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, लगातार आरोप लगा रही हैं समाजवादी पार्टी पर, कह रही हैं कि पिछड़े दलितों का हक मारने की कोशिश की जा रही है, और एक तरफ आप लोग हैं पीडीए की बात कर रहे हैं, बीजेपी उसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रही है। बीजेपी में खुराफाती लोग हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। हजारों साल पहले ऊंच नीच भेदभाव बना रहा है, इस बात को मानते हैं वो, इसलिए उनके बारे में वो ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, इतना हम कमेंट कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, निश्चित तौर पे
समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान के हिसाब से काम कर रही है, काम करेगी। माफियाओं के सरगना भी कहे जा रहे हैं। फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस भाषण को देते नजर आए थे। क्या मानते हैं आप कि अखिलेश यादव माफियाओं के सरगना रहे हैं या माफियाओं के सरगना हैं, और अखिलेश यादव के कार्यकाल को बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से ल्यारी राज बताया जा रहा है? तो क्या समाजवादी पार्टी के सरकार में ल्यारी राज था? देखिए, माननीय अखिलेश यादव इस देश के पढ़े लिखे नेता हैं। हम अगर तुलना करते हैं तो जैसे डॉक्टर लोहिया पढ़े भारत में भी विदेश में भी, हम मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वो पढ़े भारत में भी विदेश में, तो माननीय अखिलेश यादव पढ़े हैं भारत में भी विदेश में भी। वो पढ़े लिखे नेता है, शालीन हैं, सोचते हैं, करते हैं। उनके ऊपर भद्दी टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। लेकिन कहा जाता है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहा जाता है कि अगर अखिलेश यादव चाहते तो वो सिर्फ अपने परिवार के 5 लोगों को 6 लोगों को टिकट ना देते, सांसद ना बनाते उन्हें, और चाहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को भी बनाया जा सकता था, क्योंकि इकरा हसन पढ़ी लिखी हैं और तमाम समाजवादी पार्टी में बड़े सांसद और बड़े नेता हैं। भाई, हम सबके नेता हैं वो, और वो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं, पुत्र हैं। तो जितना अनुभव समाजवादी पार्टी के बारे में उनको है उतना हमको नहीं है, किसी को नहीं है। हमसे चाहे सीनियर लोग हों चाहे जूनियर लोग हों, ये कोई सवाल नहीं उठता। माननीय श्री अखिलेश यादव अब इस देश के बिल्कुल जागरूक और होशियार नेता हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। जहाँ तक बीजेपी के नेताओं कमेंट करने की बात है, उनको अपने आप झांकना चाहिए अपने आप। एक तो गुटबाजी है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें तो पूरा उम्मीद है कि माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 27 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्या है आपका? क्योंकि क्षेत्र मोहनलालगंज क्षेत्र लगता है, क्या कुछ वहाँ के ज़मीनी स्थल के मुद्दे हैं जिन मुद्दों का आप लोग 27 के चुनाव में उठाएंगे, क्योंकि लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देख, कई बातें हैं। एक तो विकास बड़ा मुद्दा होता है। दूसरे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान के अकॉर्डिंग समाज का अपलिफ्ट। मैंने पहले कहा कि उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लोग समाज दबाया गया है, पिछड़ा गया है, वो भी इंसान है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने मौका पाने लगे। ये समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद पूरी कोशिश की जाएगी। विकास नहीं हुआ है क्या? क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार ये कहते नजर आते हैं कि पिछले 2017 से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तमाम उत्तर प्रदेश में विकास हुए हैं, तमाम एक्सप्रेसवे बनवाए गए हैं, एयरपोर्ट्स बनवाए गए, और हाल ही में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया गया। बीजेपी कहती है, हाँ। नेता कहते हैं। भाई, मैं दुर्ग रहने वाला हूँ, जो संवैधानिक दायित्व है उसको नहीं किया है। किसी धर्म को बढ़ाना घटाना ये सरकार काम नहीं है। सरकार काम है कि धार्मिक मामले में न्यूट्रल रहे। व्यक्तिगत आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन सरकार थोड़ी करेगी। मैन करता है पूजा पाठ, सरकार नहीं करती। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ उन लोगों ने काम करने की कोशिश किया है। पूरा प्रदेश, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब बीजेपी को हटाने का मौका मिले। 400 पार के इस बार भी नारे लगा रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 400 पार, और 24 के चुनाव में जो गलतियां हुई वो वापस नहीं होगी बीजेपी की तरफ से। देखिए, बीजेपी सत्ता में है और सत्ता का दुरुपयोग करके बेईमानी करती है। हम लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, कभी रोक पाते कभी नहीं रोक पाते। जिससे SIR में लंबी बेईमानी हो रही थी, कुछ कंट्रोल हुआ। और आप जानते हैं कि हल्ला गुल्ला करने के बाद देखा कि जो वोट शहरों में थे वही वोट देहात में थे, तो लोगों ने बड़े पैमाने पर शहरों वाला वोट कटवाया है। कुछ असर पड़ा। हमारा काम है, अगर हम सत्ता में हैं तो समाज के हित में काम करें, देश के हित में काम करें। अगर सत्ता में नहीं है तो हल्ला गुल्ला करें, विरोध करें, जहाँ कहीं कमी है तो आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग सरकार बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना, आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद RK चौधरी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से सरकारी मंथन के लिए।